इस वक्त जम्मू कश्मीर के कुलगाम से मिल रही है। आपको बता दें, जहां सेना के एक जवान के लापता होने की खबर सामने आई है और इसके बाद जो है पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कुलगाम के सेना के लापता जवान की तलाश तेजी से की जा रही है। शनिवार रात बताया जा रहा है कि जावेद अहमद वानी नाम का जो जवान है वो लापता हो गया था। परिवार की जावेद को सुरक्षित रिहा करने की अपील की जा रही है। यहाँ पिता जो है जावेद के, वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो लापता है, उसे छुड़ा लिया जाए, क्योंकि अंदेशा ये जताया जा रहा है कि ये साजिश के तहत जावेद को जो है वो उसका अपहरण किया गया है। उसे जब वो अपने घर गया हुआ था छुट्टियों में, तब उसका अपहरण किया गया, ऐसी शक जाहिर की जा रही है। तो जावेद अहमद वानी शनिवार से लापता है और उनके पिता मोहम्मद अयूब वानी ने बेटे के अपहरण का शक जाहिर किया है। बेटे को जिंदा छोड़ देने की गुहार भी पिता लगा रहे हैं। खानदार हार्ट पेशेंट बस रात पे तम राश कर मेहरबानी कर अगर जवान लद्दाख में उस वक्त तैनात था और छुट्टी पर बताया जा रहा है कि जावेद अपने घर आया था। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने लापता सैनिक का पता लगाने के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर घेराबंदी कर रखी है। तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। ऑफ ड्यूटी लापता सैनिक का अब तक पता नहीं चल पाया है, तो जावेद की तलाश लगातार सेना के तमाम जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और चलिए अब आपको कुछ और सैन्य कर्मियों की कहानी बताते हैं जो छुट्टी पर घर तो आए लेकिन फिर लौट ना पाए। जरा वो भी समझ लीजिए। 2017 की बात करेंगे। 2017 में लेफ्टिनेंट उमर फयाज राजपूताना राइफल्स में थे और ये किस तरीके से देखिए आतंकियों ने इनको निशाना बनाया था। बातपुरा से आतंकियों ने इन्हें अगवा कर लिया था। हिजबुल मुजाहिदीन ने मारने से पहले यातनाएं दी थी। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की ये कहानी हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से इनका अपहरण करके इन्हें यातनाएं दी गई थी। 2018 की बात करें, जवान औरंगजेब की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में थे। शोपिया के रास्ते में कालमपुरा गांव से इनको भी अगवा कर लिया गया था। यानी ये पहला मौका नहीं है जब जावेद गायब है और क्यों पिता गुहार लगा रहे, इस दर्द को समझिए। 2018 में औरंगजेब को किस तरीके से अगवा किया गया था। पुलवामा के गुस्से में शव बरामद हुआ था। किस तरीके से ये बदला, एक तरीके से देखिए यहाँ जवान से लिया गया था और ये भी उस वक्त घर लौटे थे। ये भी उस वक्त अपनी छुट्टी पर घर लौटे थे जब इन्हें अगवा किया गया था। 2020 की बात करें, शाकिर मंसूर प्रादेशिक सेना के 162 बटालियन में ये तैनात थे। ईद मनाने के लिए, देखिए ईद मनाने के लिए अपने घर शोपिया पहुंचे थे। ये भी उस वक्त अपने घर पहुंचे थे जब इन पर भी अटैक किया गया, इन्हें भी अगवा किया गया। आतंकियों ने अगवा करके इनको भी, शाकिर मंसूर को भी मार डाला था। 2020 की यह घटना हम आपको बता रहे हैं। 2022 की बात करें, समीर अहमद मल्ला और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में इनकी तैनाती थी। लोकपुरा के गांव से ये गायब हो गए थे। 3 दिन के बाद लाश मिली थी। अब आप समझ सकते हैं कि पिता क्यों गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो। ये पहली घटना नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हैं। समीर अहमद मल्ला भी वापस नहीं लौट पाए। 3 दिन बाद देखिए किस तरीके से उनकी लाश मिली थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर साहिल सोहेल कुलगांव से जुड़ चुके हैं। लापता जवान के घर में ही मौजूद हैं साहिल सोहेल। साहिल, आप इस वक्त उस जवान के घर पर मौजूद हैं और हम भी ये समझ रहे हैं कि पिता जिस तरीके से गुहार लगा रहे हैं, वो जिस तरीके से रो रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि उनका बेटा वापस आ जाए। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? तलाशी अभियान भी चल रहा है। घर वालों के हालात क्या है? जरा उनसे बातचीत हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है, जरा बताइए। देखिए, भारतीय सेना के जवान जावेद अहमद वानी शनिवार शाम 6 बजे से लापता है और उस बीच जो है जो परिवार है वो काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है और उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ये अपील भी की है कि उनके बेटे को वापस छोड़ दिया जाए। जावेद अहमद वानी लेह लद्दाख में पोस्ट थे और वो 25 वर्षीय उनकी उम्र थी। ईद के आसपास अपने घर में छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। हम इस वक्त उसके घर के बाहर हैं और यहाँ पूरी तरह से खामोशी है। जो इस गांव के लोग हैं, अशथल के लोग हैं, वो भी इनके साथ हमदर्दी के लिए यहाँ पे आए हैं और क्योंकि अब ये काफ़ी टाइम से ये इस सोच विचार भी कर रहे हैं कि एक तलाशी अभियान ये अपने ओर से भी शुरू कर देंगे उनकी बाज़ाबियाबी के लिए, कि अभी 36 घंटे हो चुके हैं लेकिन उनका कोई पता नहीं मिल रहा है। तो ये फौजी जवान जो है
है अपने घर में था, छुट्टियां काटने के लिए आ रहा था और 6 बजे के करीब अपने घर से कुलगाम मार्केट की तरफ गया था। चवलगाम जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, वहाँ पे गया था, कुछ ग्रॉसरीज खरीदने के लिए गया था, लेकिन 9 बजे के करीब वापस नहीं लौटा। तो परिजन, इनके घर के लोग जो है परेशान हुए और उन्हें आपस में ही राब्ता कायम करना शुरू कर दिया और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इतला गई। कल हमने देखा पूरे दिन सिक्योरिटी फोर्सेस का भी एक जॉइंट तलाशी अभियान पूरे इस स्थल इलाके में चला कि एक बहुत बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो ये भी है कि क्योंकि ये इलाका जो है इसमें सेब के बागीचे जो है वो बहुत है और जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत कम है और इस समय जो है जंगली जानवर भी इस इलाके में आते हैं क्योंकि पीर पंजाल से सटे एक इलाका है। तो उस वजह से जो है ये एक बड़ा इनके लिए चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन उन सब चैलेंजों को छोड़कर सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल्स है वो भी तलाशी अभियान आज शुरू करने वाले हैं। जो है उनकी तलाश कर ली जाए और वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब अगली बड़ी खबर की बात करें। चीन की नींद उड़ाने वाली खबर आपको बता दें। जी हां, पाकिस्तान और चीन की इस खबर के बाद नींद उड़ जाएगी। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में हल्के लड़ाकू विमान तेजस की तैनाती कर दी गई है। जी हां, अवंतीपोरा एयरबेस में मल्टी रोल तेजस MK1 तैनात कर दिया गया है। घाटी में तेजस के उड़ान की प्रैक्टिस पायलट इस वक्त जो है वो कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि तेजस हिंदुस्तान का स्वदेशी मॉडर्न लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। जब इसकी तैनाती कर दी गई है और जो पायलट हैं वो वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है अवंतीपोरा एयरबेस में मल्टी रोल तेजस MK1 की तैनाती के बाद चीन और पाकिस्तान की नींद जो है वो उड़ जाएगी। और चलिए तेजस की तैनाती की गई है। किस तरीके से तेजस विमान के बाद यहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ी हुई है ये जरा आप समझिए। भारतीय वायुसेना का पास मौजूदा वक्त में 31 तेजस विमान है और हम इस तेजस विमान की ही बात कर रहे हैं। यहां पर जम्मू कश्मीर में तेजस की तैनाती कैसे सरहद की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगी वो आपको जरा समझाते हैं, उसको समझ लीजिए। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है वो बता दें। मुंबई से बड़ी खबर है। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में फायरिंग हुई है। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में फायरिंग हुई है। आरपीएफ जवान ने फायरिंग का आरोप आरपीएफ जवान के ऊपर लगाया है। फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। आरपीएफ जवान पर फायरिंग का आरोप लगा है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में फायरिंग हुई है और फायरिंग का आरोप जो है आरपीएफ जवान के ऊपर लग रहा है। शिवानी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। शिवानी, आरपीएफ जवान के ऊपर फायरिंग का आरोप लग रहा है, क्या माजरा है? जी देखिए, ये जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में चलती ट्रेन में ये फायरिंग हुई है जिसमें 4 लोगों की तुरंत ही मौके पर मौत हो गई है। हालांकि इसका इल्जाम भले ही आरपीएफ पर लगाया जा रहा है लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसका ध्यान नहीं था जिस बंदूक को वो कैरी कर रहे थे और अचानक गलती से ये फायरिंग हुई थी जिसके चलते सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाया और 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी भी इसकी जांच की जा रही है। ट्रेन फिलहाल जगह पर रुकी हुई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का वेट किया जा रहा है आरपीएफ द्वारा और रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा। शिवानी, कितने बजे की घटना ये बताई जा रही है? ये करीबन यहाँ सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में ये पूरी घटना घटित हुई है जिसमें काफी सारे पैसेंजर्स मौजूद थे और ये एक कंपार्टमेंट के अंदर, एक बोगी के अंदर जहाँ पर तैनाती के लिए चेकिंग की जाती है वहाँ पर ये हादसा हुआ है। और ये मुंबई से सटे दहिसर इलाके के पास की घटना बताई जा रही है जहाँ पर अन्य जो पैसेंजर्स थे उनको फिलहाल ट्रेन से थोड़ी दूर के लिए घटना से अलग किया गया है जिससे कि उस पूरी जगह का ब्यौरा किया जा सके और इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। साफ तौर पर अगर ये आरपीएफ की गलती मानी जाती है तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी जिस पर जांच का विषय जो है वो भी आगे बढ़ता नजर आएगा। शिवानी, 4 लोगों की क्योंकि मौत की खबर मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि गलती से जवान से अगर गोली चलेगी भी या उसे पता नहीं चला होगा तो 4 लोगों की मौत तो नहीं हो सकती थी, यानी कुछ तो लग रहा है कि गड़बड़ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल की साफ जानकारी जो आ रही है उसमें ये है कि गुजरात की दिशा से मुंबई आ रही थी ट्रेन जिसमें ये फायरिंग हुई है। 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में
आरपीएफ का एक एएसआई भी है और 3 यात्री बताए जा रहे हैं। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ही सबको गोलियां दागी हैं, ये एक इंफॉर्मेशन आई है। वापी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच में ये घटना घटी थी। जीआरपी मुंबई के जवान जो कांस्टेबल हैं, उन लोगों के ऊपर भी ये हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह है, उसकी उम्र 30 साल है, उसने अपने एएसआई पर गोली चलाई थी। तो ये कंफर्म जानकारी आ रही है कि ये आरपीएफ के 2 जवानों के बीच का झगड़ा था, जहां दोनों के बीच में एक बहस हुई थी। बहस के बाद एक दूसरे पर गोलीबारी हुई और इसके घटना में 3 यात्रियों की मौत हुई। शिवानी, ये बड़ी अपडेट एक बार दर्शकों को फिर से दे दे। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में जो फायरिंग हुई है आरपीएफ जवानों के बीच, दरअसल कहासुनी हुई जिसमें आरपीएफ जवान ने अपने ही एएसआई के ऊपर जो है वो फायरिंग कर दी और उसकी भी मौत हो गई है। साथ ही साथ 3 पैसेंजर जो हैं उनकी भी मौत हो गई है। शिवानी मिश्रा हमारी सहयोगी जो बड़ा अपडेट दे रही है। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में फायरिंग की घटना घटी है। आरपीएफ जवान ने ही अपने ही आरपीएफ के एएसआई के ऊपर गोली चलाई है। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद देखिए किस तरीके से फायरिंग की गई है। आरपीएफ के जवान ने फायरिंग कर दी। एएसआई की भी मौत की खबर मिल रही है, साथ ही साथ 3 पैसेंजर जो हैं वो उनकी मौत की खबर भी मिल रही है। शिवानी, यही बता रही हैं आप कि एएसआई के ऊपर गोली चलाई गई, यानी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई होगी जिसके बाद फायरिंग बाकायदा की गई। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही जवानों के बीच में जो है ये घटना घटी कि दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत के बाद ये झगड़ा हुआ। झगड़े का जो संदर्भ है ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर साफ हुआ कि आरपीएफ और आरपीएफ का जो एएसआई है उन दोनों के बीच में आपसी बहस हुई। जब बहस ज्यादा बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद झगड़ा इतना बड़ा कि एक दूसरे पर उन्होंने गोलियां दागी। 30 वर्षीय चेतन सिंह बताए जा रहे हैं आरपीएफ के जवान, जिसने सबसे पहले गोलियां चलाने की शुरुआत की और एएसआई के ऊपर गोली चलाई। एएसआई की भी जगह पर मौत हुई और इसी गोलीबारी में एएसआई बचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते 3 यात्रियों को भी गोली लगी है। घटना में कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है, अब कंफर्म अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें तो इसमें रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा भी जानकारी साफ आई है कि ये घटना 31 जुलाई की है। सुबह 5:23 पर ये पूरी घटना हुई थी, जहां पर एक जो सीटी लेवल के चेतन सिंह हैं उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उन्होंने अपने स्कॉट की गन जो थी उसके ऊपर एएसआई टीका राम नामक जो व्यक्ति हैं उनकी मौत हुई है, उनके ऊपर अटैक किया। ट्रेन जो है वो फिलहाल कुछ दूरी पर रुकाई गई है। 3 सिविलियंस की जिस तरह से हम जानकारी दे रहे थे मौत हो चुकी है। ये भी बताया जा रहा है कि भाईंदर पोस्ट पर, जो कि मीरा रोड दहीसर के बाद आता है जहां पर ये पूरा घटना घटी थी, वहां पर कांस्टेबल जो है उनको अरेस्ट भी किया गया है। जो जीआरपी है, रेलवे की पुलिस जो है उनको इन्फॉर्म किया गया है। डिटेल रिपोर्ट कुछ ही देर में साझा की जाएगी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। शिवानी, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें, फिर हम आपके पास और लौटेंगे। 2 आरपीएफ जवान के बीच देखिए किस तरीके से विवाद हुआ, बातचीत हो रही थी और उसके बाद कहासुनी में तब्दील हुई और किस तरीके से कांस्टेबल चेतन ने आरपीएफ के ही एएसआई के ऊपर जो है गोली चला दी। ट्रेन नंबर आपको बता रहे फायरिंग में एएसआई और 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कोच नंबर B5 में फायरिंग की ये घटना घटी है। आपको बता दें आरोपी जवान को हिरासत में लिया जा चुका है और फिलहाल तफ्तीश की जा रही है, पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार विवाद हुआ क्यों। 2 आरपीएफ जवान जो बातचीत कर रहे थे उनके बीच में कुछ विवाद हुआ। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक आरपीएफ का कांस्टेबल जो है वो गोली चला देता है। ट्रेन नंबर 1295 में फायरिंग की घटना घटी है और बताया जा रहा है सुबह 5:30 बजे के लगभग ये घटना घटी है। हमारी सहयोगी यही जानकारी दे रही थी कि इसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें आरपीएफ का एक एएसआई भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल पर मौसम की मार लगातार जारी है। पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें जो हिमाचल से सामने आ रही है वो वाकई में डराने वाली है। हिमाचल के सोलन में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। परवाणु में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कालका शिमला हाईवे से मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। लैंडस्लाइड से कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर ये जब लैंडस्लाइड हुआ तो देखिए वो तस्वीर देखिए किस तरीके से ऊपर से मलबा जो है वो पूरी तरीके से नेशनल हाईवे पर आ गिरा है और इसलिए ये रूट जो है वो पूरी तरीके से बाधित है। यहाँ से गाड़ियां नहीं निकल पाएंगी क्योंकि मलबा हटाने का काम अभी लगातार किया जा रहा है। हिमाचल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो खौफनाक है, डराने वाली है और यही वजह है कि लगातार हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जब आप पहाड़ों में अगर जा रहे हैं तो यहाँ कुछ खास ध्यान रखिए।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। केलोंग सीसू रोड पर बहकर मलबा जो है वो रोड पर आ गया है। पानी और मलबे की वजह से रोड पूरी तरह से बताया जा रहा है कि ब्लॉक हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के बाद यहाँ नाले उफान पर है। मलबे की वजह से लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से मलबा हटाने का एक तरफ काम जारी है, दूसरी तरफ लंबी लंबी कतार आपको नजर आएगी कि यहाँ पर गाड़ियां जो है वो फंसी हुई हैं। और देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। लाहौल की ये तस्वीर है, हाईवे पर मलबा किस तरीके से बहकर आया है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए इस तस्वीर को देखिए। आपको नजर आ रही है कि सड़क कहाँ है, मलबा कहाँ है, पहाड़ दरककर किस तरीके से पहुंचे। यहाँ देखिए आपको लंबी लंबी कतार लाइन की नजर आएगी। यहाँ लाइन जो है लगी हुई है गाड़ियों की। और इसके आगे जब आप तस्वीर देखेंगे तो पूरा का पूरा मलबा जो है पहाड़ से वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आ गया है। और यही वजह है कि ये पूरा रूट जो है वो बाधित हो चुका है। अगली तस्वीर शिमला की हम आपको दिखाएंगे। शिमला से खबर है, शिमला में बारिश से उफान पर नदी नाले इस वक्त बताए जा रहे हैं। तेज बहाव के बीच नदी पार कर रहे लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर जरा किस तरीके से ह्यूमन चेन बनाकर लोग यहाँ नदी नाले पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और नदी का बहाव जरा देखिए, पानी कितनी तेज बहाव में जो है बह रहा है। यहाँ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर यानी ह्यूमन चेन बनाकर यहाँ इस नदी को पार करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और यही खतरनाक साबित होता है, कई बार लोगों की जान पर आफत बनाती है, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है कि पानी में बहकर लोग जो है वो दूर तक निकल जाते हैं और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तस्वीरें शिमला की हम आपको दिखा रहे हैं। कोट खाई इलाके की ये तस्वीर बताई जा रही है। यहाँ मॉनसूनी मुसीबत की मार ऐसी पड़ी है कि कई सड़कें बंद हैं, पुल भी टूट चुके हैं। ऐसे में रास्तों का कनेक्शन पूरी तरीके से टूट गया है। ये तीन अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ों में इस वक्त हालात क्या है। उसको जरा समझिए किस तरीके से एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। देवभूमि की सड़कों पर किस तरीके से आपको देखिए मलबा नजर आएगा, उसी मलबे से होकर लोग गुजरते हुए आपको नजर आएंगे। लैंडस्लाइड से किन्नौर शिमला रूट पूरी तरीके से ठप हो चुका है, बाधित हो चुका है। मलबा पूरी तरीके से लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर आ चुका है, जिसको हटाने का काम जारी है। लेकिन आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि मलबा हटाने में भी यहाँ टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो पहाड़ में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तो हिमाचल में मॉनसून ने किस कदर तबाही मचाई है, कहर बरपा रखा है, अब आपको इससे जुड़े आंकड़े हम बताते हैं, वो भी जरा समझिए। एक महीने की बात करें तो 72 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। 24 जून से अब तक 52 फ्लैश फ्लड आए हैं। 3 नेशनल हाईवे समेत 700 सड़कें पूरी तरीके से बंद हो गई थी। हिमाचल पर्यटन में 90% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। अब तक 6000 करोड़ का नुकसान जो है वो हो चुका है। 1000 से ज्यादा घर दुकानें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। 7000 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। 187 लोगों की मौत हुई है, 215 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 34 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जो है वो की जा रही है। अब आप इससे समझ लीजिए कि हिमाचल में इस वक्त हालात क्या हैं और क्यों वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी डरावनी है। हिमाचल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार लैंडस्लाइड से किसानों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। भूस्खलन से हिमाचल में जगह जगह आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। सेब को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं किसान और यही वजह है कि यहाँ किसान बहुत ज्यादा परेशान है। शिमला में किसानों ने पानी में सेब बहा दिए। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ नदी नालों में सेब बहाया जा रहा है, क्योंकि मंडी तक किसान इसे पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आपको रूट हमने दिखाया किस तरीके से सड़कें जो हैं वो मलबे की ढेर में अटी पड़ी हैं और उनको खोलने का काम किया जा रहा है। सरकार तो हालांकि ये दावा कर रही है कि मार्ग जल्द ही खोल लिए गए हैं, लेकिन किसान जो है वो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और यही वजह है कि देखिए किसान परेशान होकर सेब को किस तरीके से पानी में बहाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने हिमाचल सरकार के ऊपर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और किस तरीके से हिमाचल सरकार को घेरा है वो आपको सुनवाते हैं। ये आपकी मौसम की खराबी की वजह से कितने रोड क्लोज हैं और कितना फर्क पड़ेगा एप्पल ट्रांसपोर्टेशन पे? अगर आप शुरू से बात करें तो बरसात के शुरुआती दिनों में जो अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात करें तो कोई 1300 से ज़्यादा संपर्क सड़कें, जिसमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी शामिल हैं, NHI वालों के 4 लेन भी शामिल हैं, ये सारे क्षतिग्रस्त हुई। परंतु आज की तारीख में कोई 700 के करीब सड़कें अभी भी अवरुद्ध है, जिनके ऊपर जो है युद्ध स्तर पे काम चला हुआ है।
तो जैसे अब एप्पल का सीज़न अभी अपर एरियाज के भी अब स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे लगता है रोड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, काफ़ी सालों बाद ऐसी बारिश हुई है। तो अब जो है क्या गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े? तो जगह जगह जैसे लैंडस्लाइड हो रहे हैं और ज़रूरी है कि एप्पल्स जो फार्मर्स हैं उनके भी मार्केट में टाइमली वो उनकी सप्लाई जाती रहे। अभी बरसात रुकी नहीं है, बल्कि अभी रेड और येलो अलर्ट फिर ऑरेंज अलर्ट सारे जारी हैं। तो जो सड़कें एक तरफ से हम जो है बहाल भी कर रहे हैं वो भी दोबारा से। और एक अहम खबर हिमाचल में आपदा के बीच राहत और बचाव अभियान से जुड़ी हुई आपको बता दें, हिमाचल में बाढ़ बारिश से कई इलाकों से संपर्क जो है वो गांव का टूट चुका है। वायुसेना की मदद से राहत अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। चागंड और लाहौली इलाकों में राहत सामग्री जो है भेजी गई है और वायुसेना का ये विमान देखिए किस तरीके से राहत सामग्री लेकर पहुंचा है। लोगों के बीच ये सामग्री जो है वो बांटी गई है। कई इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जहां गांव का संपर्क जो है वो शहर से टूट चुका है पूरी तरीके से। लोगों को खाने पीने के सामान की किल्लतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और क्योंकि संपर्क सड़कों का पूरी तरह से टूट चुका है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते। इस वजह से यहाँ राहत अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। सेना के जवान जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी जुटे हुए हैं। वहीं वायुसेना का विमान देखिए किस तरीके से राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के चमोली से खबर है। उत्तराखंड के चमोली में भीषण भूस्खलन हुआ है। पहाड़ से पत्थर और मलबा सड़क पर गिरा है। बद्रीनाथ हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम जो है इस वजह से लग गया है क्योंकि पहाड़ से पत्थर और मलबा जो है वो सड़क पर आ गिरा है। सड़क पूरी तरह से यहाँ बंद हो चुका है। बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से जाम है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतार जो है यहाँ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसूनी आफत के बीच सबसे ज्यादा असर बद्रीनाथ हाईवे पर ही पड़ा है। पहले भी तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे से सामने आई हैं जो इसी तरीके की थी। पहाड़ दरकते हुए मलबा किस तरीके से सड़क पर आ गया था और यहाँ लंबी लंबी कतार जो है गाड़ियों की देखने को मिली थी। एक बार फिर से देखिए बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद है और यहाँ आवाजाही नहीं हो पा रही जिस वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतार जो है बद्रीनाथ हाईवे पर देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से यह हाईवे एक बार फिर से बंद है। हालांकि मलबा हटाने का काम जारी है लेकिन वहीं गाड़ियों की लंबी लंबी कतार जो है हाईवे पर दूसरी ओर देखने को मिल रही है। देखिए लैंडस्लाइड की वजह से किस तरीके से मलबा जो है वो सड़क पर नीचे आ गया और हाईवे पूरी तरह से बद्रीनाथ हाईवे बताया जा रहा बंद हो गया। इसके पहले भी कई बार इसी तरीके की तस्वीर जो है वो बद्रीनाथ हाईवे से सामने आ चुकी है और मलबा जो है वो ऊपर से नीचे जब हाईवे पर आया तो पूरी तरीके से इस हाईवे को बंद करना पड़ा था और जो यात्री जो बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे थे वो फंस गए उसी रूट पर। कई दिनों तक बताया जा रहा है कि लोग वहां पर फंसे रहे। हालांकि मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले